नमस्कार दोस्तों, आज स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला में हमारी यात्रा 1916 से शुरू होगी। इससे पहले कामागाटा मारू की इवेंट आपको मैंने पढ़ाई थी, वो आपने समझी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के माहौल में जब भारत में अंग्रेज युद्ध में इन्वॉल्व थे तो उनकी कोशिश थी भारतीयों को किसी भी तरीके से युद्ध में शामिल करना या उनका समर्थन लेना। और हम दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी संगठन थे वो ये चाहते थे ऐसे माहौल में जब लोहा पूरा गर्म है क्यों ना जोर से हथौड़ा मारा जाए और देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया जाए। सबके अपने अपने व्यू थे। तो उसी से संबंधित घटना थी कामागाटा मारू। जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने बताए। आप थोड़ा और आगे चलते हैं। देखते देखते 14 से 15 आ गया और 15 से 16 आ गया। एक तरफ वर्ल्ड वार हमारा रनिंग में था, दूसरी तरफ भारत की राजनीति में महात्मा गांधी की भी एंट्री हो चुकी थी। 1915 में भारत आ चुके थे और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की वो स्थापना भी कर चुके थे। और 1916 में जब लखनऊ सेशन होता है तो वो उसमें शामिल होते हैं। और इसी 16 में एक नया आंदोलन हमें मिलता है, उसका नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम से बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। इसी में आपको लखनऊ सेशन भी मिल जाएगा। और जैसे ही होम रूल खत्म होगा महात्मा गांधी की भारत की राजनीति में एंट्री भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम रूल। होम रूल होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और जो इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका स्रोत क्या है, या कह सकते हैं रिसोर्स क्या है, कहाँ से आया। अचानक तो आ नहीं जाएगा। तो इसका स्रोत है आयरलैंड। और आयरलैंड में इसके फादर थे, इसके जनक थे, इसके पिता थे रेडमंड। आयरलैंड ब्रिटेन का एक उपनिवेश कह सकते हैं। यूके में आयरलैंड भी एक देश आता है और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के साथ वो एक सहराज था, सहदेश था। और अपने को ब्रिटेन से अलग करने के लिए आयरलैंड में भी रेडमंड ने एक आंदोलन शुरू किया। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। भारत में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो एनी बेसेंट ने वही तरीका अपनाया जो रेडमंड ने आयरलैंड में किया था। तो ऐसी स्थिति में इसका स्रोत आयरलैंड माना जाएगा। तो ये एक आयरिश आंदोलन है जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है, पहले समझ लीजिए फिर लिखवाते हैं। देखिए, होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है शासन, अपना शासन। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, अपने तरीके से अपने घर में प्रशासन चलाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। वैसे ही हम चाहते थे कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों को भी प्रशासन चलाने का कुछ अधिकार मिले। 1916 के भारत में ये नहीं कहा जा सका कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि जितना लोहा गर्म होता है हम उतनी ही चोट करते हैं। तो इस आंदोलन की मांग ये थी कि अंग्रेज भारत में रहें, कोई बात नहीं, लेकिन हम ब्रिटिश भारत में रहते हुए जो हमारे अपने स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, वहाँ पर भारतीयों को प्रशासन चलाने का मौका मिले। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश स्टेट वाई इंडियन अंडर ब्रिटिश एम्पायर। यानी ब्रिटिश शासन में रहते हुए भारतीयों को प्रांतीय शासन चलाने का अधिकार। जैसे आज इसको देख सकते हैं, आज हर राज्य में होम रूल है। आज यूपी में योगी जी की सरकार है, जनता ने इनको चुना, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? राज्यपाल के प्रति। राज्यपाल जो गवर्नर हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? राष्ट्रपति के प्रति। तो इस आधार पर हर स्टेट इनडायरेक्टली केंद्र से जुड़ा है
विद गवर्नर। गवर्नर एक पुल है जिससे हर राज्य केंद्र से अटैच है, और इसी आधार पर जो आज की भारत की प्रशासनिक क्राइटेरिया है या संरचना है, इसी को ब्रिटिश भारत में होम रूल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। और ये होम रूल हमें 1935 के एक्ट में प्राप्त हुआ। हमारी मांग ये थी कि ये अगर केंद्र है, सेंट्रल है, तो यहाँ पर ब्रिटिश हों और ब्रिटिश गवर्नर हों जो होते हैं, और केंद्र के अंडर में जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, जैसे आज यूपी, एमपी, बिहार जो ब्रिटिश स्टेट कहलाते हैं, यहाँ पर भारतीयों का सुशासन हो, उनकी अपनी सरकार हो, और हर राज्य में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो एक ब्रिज होगा दोनों को जोड़ने का। जो भारतीय होंगे उनमें एक सीएम होगा या पीएम होगा जो गवर्नर के साथ जुड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर से जुड़ेगा। आज भारत में लगभग चीज़ें वही हैं। आज के भारत को अगर हम समझें तो ब्रिटिश भारत को समझना आसान। आज भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर है उनका स्थान महामहिम राष्ट्रपति ने ले लिया। वो पूरे भारत के प्रमुख हैं, प्रशासन उन्हीं के नाम से चलता है। उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद है, यूनियन कैबिनेट है, जिसके प्रमुख हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी। जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल है, वैसे ही हर राज्य में एक गवर्नर है जिसको ब्रिटिश भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते थे, हर प्रांत में होता था। लेकिन जब चुनाव नहीं होते थे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो काउंसिल थी, विधान परिषदें, वो उस राज्य को मैनेज करती थी। तो आगे चल करके जब 1937 में चुनाव होंगे पहली बार, तब जो भी 11 स्टेट्स हैं उनमें भारतीयों की सरकार बनेगी। हर राज्य का एक प्रमुख होगा जिसको उस समय प्रधानमंत्री कहते थे, क्योंकि पीएम का पोस्ट उसमें केंद्र में नहीं था। प्रधानमंत्री, यूपी के पहले प्रधानमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत, या सीएम कह सकते हैं। और इस तरीके से भारतीयों ने प्रशासन को हैंडल किया। तो हमारा जो ये होम रूल है, ये 1937 के भारत में हमको मिला। फिर आज़ाद भारत में केंद्र में भी चुनाव हुए, राज्य में भी चुनाव हुए, और केंद्र में प्रधानमंत्री का पद आ गया, राज्य में मुख्यमंत्री का पद आ गया। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि होम रूल का सीधा सा अर्थ यही है कि भारतीयों को भी अब कुछ पावर मिले प्रशासन को चलाने का, और वो होगा ब्रिटिश भारत में रहकर, ये नहीं कि स्वतंत्र भारत में। और आगे चल कर के जब 1929 का भारत आप पढ़ेंगे, लोहा और गर्म हो जाएगा। नेहरू जी की एक नई मांग आ जाएगी, पूर्ण स्वराज्य। तो हमें पूरा का पूरा भारत चाहिए, केंद्र भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, और अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, बस कुछ तो हमको दे दो जिससे हम भी प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो इतनी बातें समझाने के बाद अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम रूल। तो होम रूल का अर्थ है ब्रिटिश शासन में रहते हुए प्रांतों में भारतीयों द्वारा प्रशासन या स्वशासन का अधिकार उनको मिला नहीं, मांग थी। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश शासन में अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट्स वाई इंडियन प्रशासन,
क्वेश्चन आ जाए होम रूल का अर्थ क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ होम रूल। ए ऑप्शन होगा पूरे भारत में सुशासन का अधिकार, केंद्र में सुशासन का अधिकार, प्रांतों में सुशासन का अधिकार, स्वतंत्र भारत में सुशासन का अधिकार, ब्रिटिश भारत में रहते हुए प्रांतों में सुशासन का अधिकार। तो यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल पर ये होगा। तो ये हमारी मांग थी। ये मांग 1928 तक आपको मिलेगी, क्योंकि होम रूल आंदोलन चलेगा तो अंग्रेज ये मांग नहीं पूरी करेंगे। हाँ, 1919 की घोषणा में, 17 की घोषणा में मांटेंगू एक लॉलीपॉप देंगे कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। फिर आगे चल कर के जब साइमन कमीशन भारत में आता है और हम अपनी पहली रिपोर्ट बनाते हैं, पहला संविधान बनाते हैं, नेहरू रिपोर्ट, उसमें भी हमने यही कहा कि हम अभी भी चाहते हैं कि आप हमको हमारा होम रूल दे दो, आप प्रांत हमें दे दो, केंद्र आप संभालो, कुछ हमारी हो कुछ आपकी भी हो, अब पूरी पूरी आप ही की ना हो। और आगे चल कर के जब गोलमेज सम्मेलन होते हैं और अधिनियम 1935 पारित होता है, तब जा कर के भारत में होम रूल का माहौल बनता है। पहली बार भारत में चुनाव होते हैं और 11 प्रांतों में भारतीयों की सरकारें बनती हैं। 8 प्रांतों में कांग्रेस का कैबिनेट आता है और 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो इसके लिए हमें अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। और आज उसी होम रूल की खुशबू हम स्वतंत्र भारत में हर राज्य में महसूस करते हैं। जब चुनाव, यूपी के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो आप लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालेंगे जब अपना वोट मशीन पर क्लिक करेंगे। केंद्र में मोदी जी को आपने चुना 2 बार। तो यही प्रक्रिया 1937 में भी हुई थी और इसके लिए हम 16 से ही अपनी मांग शुरू कर दी है। तो इतनी बातें हो गई कि कुछ क्वेश्चन इतिहास में कॉन्सेप्टिव हैं, कुछ टू द पॉइंट है। जो समझने वाली चीज़ें उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेपर थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है कॉन्सेप्टिव, तब हम फैक्ट्स की जगह कॉन्सेप्ट को फोकस करें। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए होम रूल के जनक कौन है, होम रूल की शुरुआत कहाँ से हुई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट जो बनेगा, इसके संस्थापक, फाउंडर, नायक, लीडर, नेतृत्वकर्ता, कोई भी हेडिंग जो आपको सही लगे वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें आएगा तिलक जी का, दूसरा नाम आएगा एनी जी का। पहले मैंने इसलिए लिखा कि तिलक ने जून 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। टाइमिंग चूंकि अलग अलग है, इसलिए क्रम यही रहेगा, पहले तिलक फिर एनी। क्वेश्चन आ जाए भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो आंसर होगा तिलक। फिर किसने की पेयर में आ जाए तिलक और एनी, तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन को चलाया। आंदोलन का जो इंफ्रा है दोनों का एक जैसा है, लेकिन एनी बेसेंट का जो आंदोलन था वो थोड़ा हिट था, उसकी वजह भी कई हैं। अब एनी बेसेंट और तिलक के आंदोलन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है और कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, इसके लिए हम कंपेयर करते हैं। क्योंकि इतिहास में, संविधान में आप चीज़ों को जितना कंपेयर करके पढ़ेंगे, जितना तुलनात्मक पढ़ेंगे, ये आपके लिए उतनी ही बेहतर रहेंगी। तो इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, एक चार्ट बना लेते हैं और आप अगर मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि सुनेंगे, लिखेंगे तो आधी बातें आपकी ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। तो आपको पढ़ाने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप अपने को मान चलिए आपने एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया है और उसके लिए आप कोचिंग में नहीं आएंगे, हम लोग खुद आपके मोबाइल में आ गए हैं। टीचिंग ऑन व्हीकल्स, पहियों पर शिक्षा है आज,
दुनिया इतनी हाईटेक हो गई कि आपके घर पर हम खड़े हैं। तो लेकिन ज्ञान की कोई कंडीशन नहीं होती, वो तभी मिलता है जब हम उसको उसी तरीके से लेते हैं। आप उसको मूवी स्टाइल से देखेंगे तो फिर हाथ में वैसे ही रहेगा जैसे रेत आती चली जाती है। तो आप जहाँ भी हों इसको वैसे ही अडॉप्ट करें जैसे क्लास में होता है। तो इसके लिए पेन कागज़ लेके बैठें और मेन बिंदुओं को, ये नहीं जो मनाया सो लिखा, बस मान चलिए कि आप क्लास में हैं, हम लिख रहे हैं, अगला पॉइंट क्या होगा ये आपको भी नहीं पता, तो इस बस लिखते चलेंगे, देखते देखते करते करते यही सारी चीज़ें आपकी कॉपी में आपके द्वारा हो जाएंगी। एग्जाम में दोहराने में आसानी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम आपको समझा ही रहे हैं। ये चीज़ क्लास में भी होती है, टीचर बोलता है, ब्लैक बोर्ड पर मिटाता है, हटाता है, आप उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर सुविधा ये है कि वो सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड फॉर्म में आपके पास हैं, तो ये सुरक्षित है और संरक्षित है। तो इस आधार पर इसको रखें। यहाँ पर लिख देंगे फैक्ट यानी तथ्य, इधर तिलक का आंदोलन, और इधर एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। दोनों में ऐसे देखेंगे तो अंतर है, यूं देखेंगे तो अलग अलग है, ऐसे देखेंगे तो साथ साथ है और ऐसे देखेंगे तो 7-8। ठीक, तो इसी आधार पर आपके पॉइंट भी बन जाएंगे और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी से जो क्वेश्चन आए हैं, जो आ सकते हैं, वो आसानी से आपको पहले पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, फिर जब उसका अभ्यास कराते हैं तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो आंसर आप खुद देने की कोशिश। पहला पॉइंट तो यही है, शुरुआत कब की, प्रारंभ कब किया, ओपनिंग कब की। तो मैंने पहले बताया था तिलक ने जून में। अब यहाँ डेट का इशू नहीं है, ऐसा नहीं कोई डेट है नहीं है, लेकिन उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। छोड़ना भी ज्ञान पाने की एक आवश्यक शर्त है। जिस दिन हमें ये नहीं पता रहेगा हमें छोड़ना क्या है, तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। अगला पॉइंट बनेगा, आंदोलन इन्होंने शुरू किया, उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए, तिलक ने एनी बेसेंट ने आंदोलन तो लॉन्च किया, लेकिन इसको किसने कवर किया, किसने इसको हैंडल किया। जैसे एक राजा होता है, उसका सेनापति होता है, एक स्कूल का मैनेजर होता है, वो एक प्रिंसिपल होता है। तो तिलक एज ए मैनेजर हैं, एनी बेसेंट एज ए मैनेजर। इनके प्रिंसिपल कौन है जिन्होंने इस आंदोलन को एक दिशा और दशा दी। तो दोनों में एक क्रिश्चियन है, एक ईसाई है, दोनों में, एक क्या दो हैं, दोनों में क्रिश्चियन है, बस नाम अलग अलग है। तो यहाँ भी सिमिलरिटी है। तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो थे, जिन्होंने आंदोलन को एक दिशा दी, वो हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा। और एनी बेसेंट के आंदोलन में जो हेड हैं वो हैं जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल, इनके कई मेंबर भी थे। अगला पॉइंट बनता है हेडक्वार्टर। मुख्यालय या हेडक्वार्टर। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख थी, उसका मुख्यालय मद्रास, आज का तमिलनाडु में अडयार में था। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो पहले आइए इन्हीं से ही फ्री हो लेते हैं। इनका मुख्यालय अडयार, मद्रास और
आज का ये तमिलनाडु होगा, क्योंकि पहले ये मद्रास स्टेट था, और मद्रास स्टेट से ही आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य बने। तिलक की बात करें, तिलक ने पहले पुणे, फिर बेलगांव को मुख्यालय बनाया। बेलगांव आज कर्नाटक में है, पुणे महाराष्ट्र में है। तिलक का जो आंदोलन था उसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था। आप इस फिगर को हम डाटा चेंज कर देते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तिलक के आंदोलन में, तिलक के होम रूल आंदोलन में शामिल नहीं है, और किसका होम रूल आंदोलन सबसे ज़्यादा व्यापक है, विस्तृत है या अखिल भारतीय है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एनी बेसेंट का जो आंदोलन है, अब से यहाँ पर मद्रास है, ये बॉम्बे स्टेट है जिसमें आज का गुजरात और महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये मध्य प्रांत है, आज का मध्य प्रदेश, और कर्नाटक के पास ही एक रियासत है बरार। ये अलग अलग स्टेट हैं। तो बॉम्बे, मिडिल स्टेट यानी एमपी, बरार और कर्नाटक, ये पूरा एरिया थोड़ा और नीचे ले आए में था, जबकि मद्रास प्रांत जो था ये एनी बेसेंट के हिस्से में था। इस फिगर में आपको लग रहा है कि एनी बेसेंट का हिस्सा छोटा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजह ये थी कि तिलक के आंदोलन में जोग्राफिकल एरिया तो था, लेकिन एनी बेसेंट दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण एक लीडर थी। लेकिन जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उत्तर भारत के जितने भी लीडर थे, चाहे वो बंगाल के हों, तो उत्तर भारत के हों, चाहे वो पश्चिमोत्तर भारत के हों, और चाहे वो दक्षिण के ही हों, इन्होंने एनी बेसेंट के आंदोलन में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। जैसे CR दास, जैसे मोतीलाल नेहरू, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो बहुत फेमस नाम है। तो ये इन्होंने एनी बेसेंट के आंदोलन की सदस्यता ली। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो एनी बेसेंट के आंदोलन में लगभग सभी एरिया के लोगों की खुशबू थी। तिलक का जो एरिया था वो पश्चिम मध्य था। इसमें बॉम्बे प्रांत, मध्य प्रांत, बरार आज कर्नाटक में विलय हो गया। पहले ये एक रियासत थी, तो आज ये कर्नाटक में मर्ज है। इसमें हम प्लस लगा देते हैं ऐसे। तो तिलक का ये एरिया है, ये एनी बेसेंट का। इसमें मतलब एक खास बात जो है वो ध्यान रखनी ये है कि जो मुंबई द्वीप है, मुंबई एक द्वीप पे बसा है, ये तिलक के आंदोलन में नहीं शामिल थी। आज मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, पहले बॉम्बे प्रांत में था। तो जब 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ तो एक राज्य महाराष्ट्र बना, एक गुजरात, और मुंबई द्वीप, आसन सीट द्वीप महाराष्ट्र के पास आया। तो तिलक के आंदोलन में बॉम्बे प्रांत, कर्नाटक प्रांत, बरार प्रांत, मध्य प्रांत, लेकिन बॉम्बे को छोड़कर, और एनी बेसेंट का दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बाकी क्षेत्र। तो इसीलिए अब ये देखिए कहीं कहीं चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो एक पल को आप लोगों को लग सकता है कि कहीं डीप तो नहीं जा रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा। ये उन लोगों को लग सकता है जैसे जो लेखपाल यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि हमें केवल बनी बनाई मलाई ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि जब कंपटीशन में ज़्यादा लोग होते हैं, वैकेंसी 5000 है, लड़के 10 लाख हैं, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर डाले जाते हैं जो मेरिट को थोड़ा प्रभावित करते हैं। तो इसमें से समझ सारी चीज़ें लीजिए, लेकिन इसमें से जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक पॉइंट है वो अपने आप निकल आएंगे, वो हम आपके साथ ही लिखें, लेकिन समझना ज़रूरी है। सब इम्पोर्टेंट ना होता तो शायद हम नहीं बताते, ठीक। तो इसी आधार पर चीज़ों को समझें। एक होता है एक पॉइंट को आप रटना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई गाइड ले लेते हैं लूसेंट जैसी। एक होता है आप समझ के चीज़ों को समझ लेते हैं, और उसके बाद कोई कैसे भी पूछे आप आराम से बता देते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि बाहुबली मूवी आपने नहीं देखी, सपोज करिए, बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं, और कोई आपसे पूछता है उसके बारे में, तो आपके आंसर उतने क्लियर नहीं होंगे। लेकिन आपने पूरी मूवी कायदे से देखी है, आंखें खोल के देखी है, तो कोई कैसे भी पूछे कि कटप्पा ने किसकी हत्या की, अमरेंद्र बाहुबली की हत्या किसके द्वारा की गई, कटप्पा, करियप्पा, कड़प्पा, कोटप्पा। अब सपोज करो कि बाहुबली मूवी आपके सिलेबस में आ जाए, मान लो थोड़ी देख ले आ जाए, मानने में क्या जाता है, वो भी किस्से कहानी का विषय। तो कुछ लड़के क्या करते हैं कि बाहुबली की कोई गाइड ले आएंगे, जैसे बाहुबली के बारे में, उस टॉपिक के बारे में प्रश्नों का। कुछ होते हैं कि उसको समझ लेंगे, पूरा देख लेंगे, तो आसानी से तैयार हो जाएगा। इतिहास भी तथ्यों का एक संग्रह है, किस्से कहानी का विषय है। हर इवेंट एक मूवी के समान है, तो उसकी थीम अगर क्लियर है तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको मिल जाएंगे। अब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो चीज़ें पता नहीं, तो बिना देखे चीज़ों को याद रखना तभी तैयार आपको भूलता है, क्योंकि हम बिना मूवी देखे ही रटना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है थोड़ा सा समझें भी और थोड़ा सा बढ़ें भी, ठीक। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। क्षेत्र, तिलक का जो क्षेत्र था, आप इमेज को हम नोट्स में कन्वर्ट कर दें तो उसमें बॉम्बे प्रांत, बस इतना जरूर लिख दीजिएगा, मुंबई को छोड़कर, क्योंकि आप ही में से कई बच्चे हैं जो सिविल की भी तैयारी करते हैं, आरओ का पेपर आ जाता है, लोअर पीएसएस, तो उसके लिए अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी लगभग वही है। तो हो सकता है कि भूले भटके कौन सी चीज़ कब कहाँ काम आ जाए, तो बॉम्बे को छोड़कर। इसके अलावा एमपी मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत, कर्नाटक, और बरार, ये हो गया तिलक का। एनी बेसेंट का जो क्षेत्र है वो है मद्रास प्रांत, लेकिन इनके आंसर को अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन कहते हैं, ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट, क्योंकि इसकी सक्रियता इस क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में थी। यही वजह थी कि एनी बेसेंट का आंदोलन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। अब ये आंदोलन शुरू हुआ तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब इसमें अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट कर दीजिए कि तिलक के होम रूल आंदोलन के प्रमुख कौन थे, वेपिस्टा, एनी बेसेंट के कौन थे, अरुंडेल। 2 क्वेश्चन बने। होम रूल की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की, तिलक ने की। किसने की, तिलक और एनी, तिलक और नायडू, बहुत 2 नाम आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। तिलक के होम रूल आंदोलन का मुख्यालय क्या था, तो पुणे, फिर बेलगांव। एनी बेसेंट का मुख्यालय अडयार। किसका होम रूल अखिल भारतीय था, एनी बेसेंट का।
लोकप्रियता किसकी ज़्यादा थी? एनी बेसेंट की। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, शाखाएं कहाँ थी? एनी बेसेंट की, मद्रास में। तो मद्रास में ही इसकी सर्वाधिक ब्रांचेस थी। ये भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है। और क्षेत्र में कौन कौन से प्रांत हो सकते हैं, तो वो भी क्लियर है। इतना तो ये होम रूल की शुरुआत थी। सितंबर में यूनिवर्सिटी ने अपने आंदोलन को एक दिशा दी और ये सब फॉर्मेट अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो गया। आंदोलन चल पड़ा, लेकिन अभी भी इसमें कमी ये थी कि एक बड़ा वर्ग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाया। कौन? कांग्रेस के अंदर गतिरोध था, नरम और गरम अलग अलग थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच में अभी भी एकता नहीं बन पाई थी, दोनों मुंह फुलाए बैठे थे, दोनों अलग अलग थे। तो यूनिवर्सिटी को लगा कि जब तक इन सबको एक नहीं करेंगे आंदोलन सही तरीके से अपने मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शक्ति के विद्युत कण अगर बिखरे हैं, व्यस्त हैं, जब तक उनको मिलाएंगे नहीं, एकता नहीं आएगी, बल नहीं आएगा। तो इसके लिए लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में होने वाला था। तो लखनऊ अधिवेशन को हम होम रूल आंदोलन से ही जोड़ देते हैं, क्योंकि एनी बेसेंट तिलक इस आंदोलन में, इस अधिनियम में, अधिवेशन में शामिल हुए और उनके दोनों के प्रयास से उन्होंने बिखरी हुई जो लड़ियाँ थी उनको एक किया, बिखरे हुए मोती को एक सूत्र में पिरोया। नरम और गरम का एक होना, हिंदू और मुस्लिम का एक होना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक होना, ये सब लखनऊ में ही संभव हुआ और इसके लिए मीडिएटर थे एनी और तिलक। तो लखनऊ अधिवेशन भी इसी का एक पार्ट है। तो आइए चलते हैं लखनऊ। चलो चलो लखनऊ चले हम, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916, तो हेडिंग यही रहेगी, होम रूल ही। इसी के अंदर एक हम सब टॉपिक जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी होम रूल आंदोलन छोटी छोटी बातें हैं जो बाकी हैं, तो इतना हटा देता हूँ। सूरत अधिवेशन और मिंटो मार्ले एक्ट, इन दोनों का जो एंटी फ्लेवर है वो लखनऊ सेशन है। ये मैंने बात बताई थी आपको, अगर भूल भी गए हो तो आइए रिवाइज कर देते हैं। सूरत सेशन कब हुआ था? 1907। क्या हुआ था ये भी जानना है। इसमें नरम बनाम गरम दोनों एंटी हो गए थे। 36 का आंकड़ा हो गया था। सूरत सेशन में कांग्रेस की सूरत ही बिगड़ गई, 7-8 हो गई, फूट फाट गई। तो जब जब सूरत आए कांग्रेस को ही आपको तोड़ना है। इसी तरीके से मिंटो मार्ले जो अधिनियम आया था 1909, इसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की गई। हम ये भी कह सकते हैं हिंदू को हम कांग्रेस से जोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस अधिकतर लोग हिंदू ही थे। मुस्लिम लीग को हम मुस्लिम लीग मान लें। तो जब हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी तो हो जाएगा, क्योंकि तो पार्टियां नदी के दो किनारे थे। ये माहौल बन गया था। सूरत सेशन में दो भाई अलग होते हैं, तो मिंटो मार्ले सेक्शन में दो वर्ग, दो संप्रदाय, दो पार्टियां अलग होती हैं। लेकिन कब तक? एक समय आता है 1919 कॉमन रहेगा, 9-7-16 हो जाएगा। 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन आप पढ़ेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं, तो लखनऊ अधिवेशन में हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं हो जाएंगे। ये है लखनऊ सेशन। और ये सब करने में एनी और तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही है लखनऊ अधिवेशन। ठीक, इतनी बातें मैंने बताई। क्योंकि लेसन बड़ा है, टॉपिक बड़ा है, तो लखनऊ सेशन के बारे में इतना अगर आपने समझ लिया है
तो ये अगली क्लास के लिए भी एक भूमिका आपके लिए बन जाएगी। हम चाहते हैं कि कोई भी वीडियो 40 मिनट 35-40 मिनट के ऊपर ना हो, जैसे आप आसानी से चुस्की लेते हुए उसको पढ़ें। कभी कभी टॉपिक ऐसा फंस जाए जिसको हमें कंप्लीट करना पड़े, कोई बात अगर है, जैसे कोई मूवी है तो कोशिश करते हैं कि वो हो, लेकिन इतना का टाइम है तो आसानी से आप एक स्लॉट में एक वीडियो देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि आपका सिस्टम में सब है तो उसमें कोई ये भी दिक्कत नहीं। तो हिंदी के क्लास में भी जो भी वीडियो आपको मिलेंगे उसमें भी उनका स्लॉट उतना रखा गया टाइम कि आसानी से वो आप उसको खा भी लें, पचा भी लें, वो शरीर को लगे भी और दोबारा खाने की इच्छा भी हो। यहाँ पर ये बात, खाना कितना भी अच्छा हो तो ज़रूरी होता है सुपाच्य हो और दोबारा खाने से कोई दिक्कत ना हो। तो हमारी अगली मुलाकात आपसे होगी लखनऊ सेशन के साथ। तो लखनऊ सेशन इसी होम रूल का एक पार्ट है। तो बाकी बातें मैंने बता दी, इतना अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आ जाए, नरम और गरम का मिलन किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ। हिंदू और मुस्लिम कब एक हुए? लखनऊ सेशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कब समझौता हुआ? लखनऊ में। समझौता क्या है? लखनऊ पैक्ट। ये सब करने में मध्यस्थ कौन है? एनी और तिलक। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, यानी एसी मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन का संबंध किस आंदोलन से है? होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन में कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन। ये तो मोटा मोटा है, अब इसी को थोड़ा महीन छाटेंगे। तो लखनऊ अधिवेशन के बाद अब जब होगा तब एनी बेसेंट की लोकप्रियता से अंग्रेज थोड़े से परेशान होंगे और आंदोलन को कुचलने के लिए भी एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद मिस्टर अय्यर नाइटहुड की उपाधि वापस करेंगे और बाद में लॉर्ड भारत सचिव मॉन्टेग्यू एनी बेसेंट को रिहा करेंगे। एक घोषणा करते हैं अगस्त में कि हम आने वाले सुधार में, आने वाले अधिनियम में, जिसको मिंटो मार्ले एक्ट कहते हैं, हम आपको होम रूल देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी को बोलते हैं 1 अगस्त घोषणा, जो मॉन्टेग्यू के नाम से जानी जाती है। आगे चल कर के हम अगस्त की सारी इवेंट एक लेक्चर में क्लियर करेंगे, अगस्त और मार्च की, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इतना करने के बाद एनी बेसेंट रिहा हो जाती है, होम रूल आंदोलन तो क्लोज हो जाता है। लेकिन आंदोलन की जो आँच है वो तपिश है, वो बनी रहती है, क्योंकि एनी बेसेंट की लोकप्रियता से फायदा ये होता है कि अगला सेशन कांग्रेस का 1917 में होता है कलकत्ता में। अब कौन अध्यक्ष बनेगा इसके लिए कोई दिमाग में मतभेद है ही नहीं, सबके दिमाग में केवल एक ही नाम है, मैं तो एनी 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 एनी, गाना भी है। तो एनी बेसेंट बनती हैं कांग्रेस की पहली अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष और पहली आयरिश महिला अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट की भारत की राजनीति में दस्तक किस सेशन में होती है? तो ये तो मूवी है कि कब किसको क्या रोल मिला और कब किसको आना है। सुभाष चंद्र बोस की एंट्री अभी इंटरवल के बाद होगी। 1938 का भारत जब आप पढ़ेंगे तो सुभाष चंद्र बोस भी दबे पांव आ जाएंगे और अपनी एक्टिंग करेंगे। तो इतनी सारी बातें आज के लिए हैं और अगली मुलाकात और अच्छी तरीके से होगी। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।